अस्सलामुअलैकुम। तो आज एक नई वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी, जो कि हमारे पास डिफेंस मैकेनिज़्म ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे पास पार्ट 2 पर अब हम बना रहे हैं। पार्ट 1 आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, नर्सिंग स्टडी विद ओवैस। हमने जो है इसकी पार्ट 1 बनाई है, जो कि हमारे पास ये लेक्चर नीम दाऊद, जो कि डाउ कॉलेज के लेक्चरार है। और मैं हर वीडियो के फर्स्ट में बताता हूँ कि हमारे जितने भी BCQs वगैरह बनते हैं वो सारे डाउ के जो PPTs फाइनल टर्म के होते हैं उन्हीं से हमारे BCQs वगैरह बनते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेचुरल किलर सेल्स। इसके अलावा हमने जो है वो पिछली स्लाइड में हमारे पास हमने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक। इसके अलावा आज हम शुरू करने वाले हैं यहाँ से। तो नेचुरल किलर सेल की मैंने जो है वो पिछली वीडियो में ओवरव्यू दे चुका था मैं। इसके अलावा मैं इसी में भी बता देता हूँ आपको कि नेचुरल किलर सेल हमारे पास वो होते हैं क्या है और इनके जो है मेनली फंक्शंस क्या होते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स, हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं उसके अंदर कोई वायरस वगैरह आ जाती हैं या उसके अंदर कोई ट्रूमा या एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारी सेल के अंदर जो है वो कैंसर हो चुका है, या हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं अब उसके अंदर इन्फेक्शन हुआ है और वो हमारे पास जो है वो कैंसर सेल बन गए हैं। अब उस कैंसर सेल को किल एंड डिस्ट्रॉय करने वाला जो है वो हमारे पास नेचुरल किलर सेल्स होते हैं, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हमारे पास NK है। तो बेसिकली हम कहते हैं कि हमारे पास नेचुरल किलर सेल होते हैं क्या है। नेचुरल किलर सेल्स डू नॉट अटैक इन्वेडिंग माइक्रोब्स डायरेक्टली। नेचुरल किलर सेल जो है ये दूसरे इम्यून सेल्स की तरह किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करता। दे किल सेल ऑफ द बॉडी डेट हैव बीन इन्फेक्टेड विद वायरस। अब मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पास वो सेल्स हैं जब हमारी बॉडी के सेल के अंदर कोई ट्रूमा हो जाती हैं या कोई वायरस वगैरह आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि अब हमारी सेल के अंदर एबनॉर्मेलिटी हो चुकी है। तो हमारे पास ये लाइन क्या कह रही है, ये कह रही है कि दे किल सेल डू नॉट द बॉडी दैट हैव बीन इन्फेक्टेड विद वायरस। अब ये क्या करते हैं कि उन सेल को ये किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी अपनी ही बॉडी के सेल को ये किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं जिस सेल के अंदर या जिस सेल को वायरस ने इन्फेक्टेड किया हुआ होता है। दे किल नॉट बाय पेगोसाइटोसिस बट रेदर बाय क्रिएटिंग अ होल इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल प्रोटीन। अब ये क्या करते हैं कि जो दूसरे हमारे इम्यून सिस्टम के जो सेल्स होते हैं वो फॉरेन पार्टिकल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पेगोसाइट करते हैं, यानी किल एंड डिस्ट्रॉय या हड़प करते हैं। जबकि हमारे नेचुरल किलर सेल जो होते हैं ये पेगोसाइट नहीं करते, बल्कि उस इन्फेक्टेड सेल के प्लाज्मा के अंदर जो होते हैं या हमारे जो टारगेट सेल प्रोटीन होते हैं उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये देखें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर होल कर देते हैं। और उस होल जब हो जाता है तो इस होल के ज़रिए उस सेल के अंदर, इन्फेक्टेड सेल के अंदर जो है वो पानी जाना शुरू हो जाता है। जब उस इन्फेक्टेड सेल के अंदर पानी जाना शुरू हो जाती हैं तो वो हमारे पास जो है वो स्वेल होना शुरू हो जाती है। उस सेल के अंदर ज़्यादा पानी होने की वजह से वो स्वेल हो जाता है और स्वेलिंग होने के बाद वो बर्स्ट हो जाता है, यानी फट जाता है। अब हमारे पास आती है कि परफोरिन आर रिलीज फ्रॉम द नेचुरल किलर सेल्स एंड इंसर्ट इनटू द मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल। अब ये हमारे पास आती हैं कि परफ्यूरिन हमारे पास ये नेचुरल किलर सेल्स के अंदर होती हैं, जो कि हमारे नेचुरल किलर सेल से निकलकर इन्फेक्टेड सेल के सेल मेम्ब्रेन या टारगेट सेल के अंदर चली जाती है। अब ये क्या करती है कि फॉर्मिंग अ पोर्स, इस परफ्यूमिन की वजह से, जो कि हमारे पास ये परफ्यूमिन है, इसकी वजह से उसके अंदर पोर्स होना शुरू हो जाते हैं। दिस पोर्स अलाउ वाटर टू रश इनटू द टारगेट सेल। और ये पोर्स क्या करते हैं कि उस टारगेट सेल के अंदर पानी को अलाउ करते हैं। और लाजमी बात है कि उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख हो गए हैं, तो अब ये क्या करेंगे कि पानी उस टारगेट या इन्फेक्शन सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएंगे, विच देन स्वेल एंड बर्स्ट। क्या हो जाते हैं कि वो स्वेल हो जाती है और बर्स्ट हो जाती है। बेसिकली अगर मैं इन सब की आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारे पास जो नेचुरल किलर सेल है बेसिकली क्या होते हैं। नेचुरल किलर सेल किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या इन्फेक्टेड सेल के ऊपर जो होता है वो डायरेक्ट अटैक नहीं करता, बल्कि ये सबसे पहले क्या करते हैं, और सबसे पहली बात हमारे पास ये है कि ये अपनी ही बॉडी की सेल को जो है वो किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं जिसके अंदर एबनॉर्मेलिटी हुई हो, या जिस सेल के अंदर वायरस मौजूद होता है, या जिस सेल को वायरस ने इन्फेक्ट किया हुआ होता है।
अब ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे नेचुरल किलर सेल, ये उन टारगेट सेल प्रोटीन के सेल मेम्ब्रेन के अंदर सुराख करना यानी पोर्स बनाना शुरू कर देते हैं, जो कि हमारे पास परफ्यूरिन करते हैं, और ये परफ्यूरिन हमारे नेचुरल किलर सेल से रिलीज़ होते हैं। ये परफ्यूरिन जाते हैं और उस इन्फेक्टेड सेल के सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर सुराख करना शुरू कर देते हैं। अब जब उसके अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं तो वाटर उस पोर्स के ज़रिए उस टारगेट सेल के अंदर जाते हैं। जब पानी अंदर जाता है तो वो सेल हमारे पास जो है वो स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है, यानी वो पानी से भरना शुरू हो जाती है, और एक टाइम हमारे पास आ जाता है कि वो सेल हमारे पास क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है। बर्स्ट का मतलब हमारे पास यहाँ है कि वो पट जाता है। ये है हमारे पास इसकी ओवरव्यू, मैंने आपको जो है वो पार्ट 1 वीडियो में जो है जस्ट ओवरव्यू दी थी, और इसके अलावा जो हमने जो है नेचुरल किलर सेल ये अब हम बना रहे हैं पार्ट 2, तो इसमें मैंने आपको जो है ये पूरा समझा दिया कि हमारे पास जो नेचुरल किलर सेल होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं, ये देखिए हमारे पास जो है वो नेचुरल किलर सेल की आप देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास ये नेचुरल किलर सेल है परफ्यूरिन। अब ये हमारे पास क्या हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ये टारगेट सेल हो गया, ये हमारे पास इसकी न्यूक्लियस हो गई, ये वेसिकल्स वगैरह हो गई, परफ्यूरिन जैसे कि हमने कहा कि नेचुरल किलर सेल, और ये हमारे पास किलर सेल है। अब ये हमारे पास क्या है, परफ्यूरिन है। अब ये इस परफ्यूरिन के अंदर यहाँ से जो है सेल से रिलीज़ होते हैं और टारगेट सेल के अंदर जाते हैं। देखिए हमारे जो टारगेट सेल है इसके अंदर जाते हैं, और इसके अंदर जाने के बाद इसके सेल मेम्ब्रेन को रप्चर कर देते हैं, सुराख बना देते हैं, जिससे ये क्या हो जाती है, उसके अंदर पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, और वो हमारे पास जो है वो बर्स्ट होना, उसके अंदर पानी जाता है, और पानी जाने से वो क्या हो जाते हैं, बर्स्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन डेट किल इन्वेडिंग माइक्रोब्स के, वो प्रोटीन जो क्या करते हैं कि माइक्रो यानी फॉरेन पार्टिकल्स को किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इज द मेजर ह्यूमरल नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। अब हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है ये हमारे पास बेसिकली किसके अंदर आती है, मेजर ह्यूमरल इम्यूनिटी में हमारे पास आती है। बेसिकली अगर हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक हमारे पास होता है सेल मेडिएट इम्यूनिटी, एक हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी। इसको भी हम इसी पीपीटी में जो है वो डिफाइन करने वाले हैं, लेकिन हम जस्ट ओवरव्यू दे देते हैं कि मेजर ह्यूमरल इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। अब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे पास ऐसे हैं जो कि एक तो ये क्या करते हैं कि मेजर ह्यूमरल इम्यूनिटी में हम किरदार अदा करते हैं, जो कि हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म में आता है। अप्रोक्सीमेटली 20 डिफरेंट प्रोटीन्स डेट सर्कुलेट फ्रीली इन द ब्लड प्लाज्मा। हमारे पास तकरीबन 20 जो है वो डिफरेंट प्रोटीन होते हैं जो कि हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर सर्कुलेट करते हैं। याद रहे जो ब्लड प्लाज्मा है ये हमारे पास जो है हमारी ब्लड की जो है एक टाइप है, यानी अगर हम अपनी ब्लड की बात करते हैं तो हमारा ब्लड जो है एक ब्लड प्लाज्मा से बनी है। इसके अलावा हमारे पास जो है इंटरसेलुलर यानी एक सेल से बनी है, दूसरी हमारे पास जो है जो कि हमारे पास 3 टाइप के सेल्स हैं, WBC, RBC और इसके अलावा हमारे पास प्लेटिलेट, और इसके अलावा हमारे पास उसके अंदर जो है वो ब्लड प्लाज्मा है जो कि हमारे पास फ्लूइड लाइक होती है। 55% इसके अंदर जो होती है वो ब्लड प्लाज्मा होती है, जबकि 45% जो है इसके अंदर हमारे पास ब्लड के सेल्स होते हैं। एग्रीगेट टू फॉर्म अ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग अ पोर्स लाइक प्रोड्यूस बाय NK। अब ये क्या करते हैं, जैसे कि मैंने आपको NK की जो है वो ओवरव्यू दे दी कि ये क्या करते हैं, पोर्स बनाते हैं। वाटर इंटर थ्रू दिस पोर्स कॉजिंग द सेल टू स्वेल एंड बर्स्ट कराते हैं। यही जो है वो नेचुरल किलर सेल वाली कहानी हमारे पास हो रही है। अब ये देख सकते हैं आपके ये हमारे पास जो है वो वाटर वगैरह हो गई, वाटर आते हैं इनके अंदर। अब जब वाटर इसके अंदर आगे इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इसने जो है वो रप्चर कर दिया। अब ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ये हमारे पास ये जितनी भी है ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है जो कि हमारे पास लिपिड बाइलेयर से बनी है। बेसिकली हम तो अभी इनॉटमी में नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम माइक्रो बायोलॉजी पढ़ेंगे। ये हमारे पास प्रोटीन हो गए, ये कुछ प्रोटीन के चैनल वगैरह होते हैं जिससे मॉलिक्यूल्स वगैरह जो है वो अंदर की तरफ जा रहे होते हैं। ये भी हमारे पास प्रोटीन क्या कहते हैं कि ये भी हमारे पास चैनल है जिससे वाटर वगैरह जाते हैं। तो ये हमारे पास एक इनोट में इन लोगों ने जो है वो दी हुई है। अब हम बात करते हैं हमारे पास डेंड्राइटिक सेल के बारे में। डेंड्राइटिक सेल, डेंड्राइटिक जिसको हम शॉर्ट फॉर्म जो है वो DCs कहते हैं, आर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। देयर मेन फंक्शन इज टू प्रोसेस एंटीजन मटेरियल and present it on the cell surface to the T cell of the immune system. They act as a messenger between the innate and the adaptive immune system.
अब डेंड्राइटिक सेल को हम बेसिकली कहते हैं कि हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन या हमारे बॉडी के अंदर कोई पैथोजेंस आते हैं तो मैक्रोफेज जो होते हैं उसको किल एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और किल एंड डिस्ट्रॉय करने के बाद हमारे जो है वो क्रोमोसोम्स नंबर 6 के अंदर जो होते हैं वो मेजर हिस्टो कंपेटिबिलिटी प्रोटीन नंबर 6 होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस इंटीजन को जो है वो बाहर निकालते हैं। इस इंटीजन के जो पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको बाहर निकालते हैं, और ये डेंड्राइटिक सेल क्या होते हैं कि इसको फिर टी लिम्फोसाइट के सरफेस के ऊपर छोड़ने जाती है। बेसिकली इसका मतलब हमारे पास ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर कोई पैथोजेंस आती है और मैक्रोफेज क्या करती हैं कि उसको किल एंड डिस्ट्रॉय करती हैं। किल एंड डिस्ट्रॉय करने के बाद उसके जो एंटीजन यानी उसके जो पार्ट होते हैं जिससे वो किसी भी सेल को इन्फेक्शन करा देती हैं, तो ये माइक्रोफेज क्या करती हैं, इसको उठाती हैं। और डेंड्राइटिक सेल इसको डेंड्राइटिक सेल क्या करते हैं कि इसको उठाते हैं। उठाने के बाद इसको टी सेल के सरफेस पर छोड़ देते हैं, और टी सेल क्या करते हैं इसको फिर इसको जो है वो फर्दर बी लिम्फोसाइट के पास लेके जाते हैं, ताकि आप जो है इसको पहचानिए, और पहचानने के बाद इसके ख़िलाफ़ जो है वो आप इम्यूनिटी बना दीजिए। अब ये क्या करते हैं कि हमारे पास इसका मेन फंक्शन तो एक हमारे पास ये हो गया कि ये हमारे पास एंटीजन प्रेजेंटिंग है। दूसरी ये क्या करते हैं कि एंटीजन मटेरियल एंड प्रेजेंट इट ऑन द सेल सरफेस ऑफ द टी सेल। अब ये उस एंटीजन को उतारते हैं और ये हमारे पास टी सेल के सरफेस पर छोड़ देते हैं, और ये टी सेल को कहते हैं कि आप इसको जो है वो इसको बी लिम्फोसाइट के पास लेके जाए, ताकि इसकी जो है वो रिकग्नाइजेशन हो जाए और इसको जो है इसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बना दी जाए। और इसके अलावा ये क्या करते हैं कि मैसेंजर होता है बिटवीन इन्नेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पर हमारे पास बात होती है कि हम इन्नेट इम्यूनिटी किसको कहते हैं और एडॉप्टिव इम्यूनिटी किसको कहते हैं। इन्नेट इम्यूनिटी हम उसको कहते हैं जो कि हमें बाय बर्थ मिली हो, यानी हमें जो है वो माँ के पेट से मिलती है। एडॉप्टिव इम्यूनिटी एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम हम उसको कहते हैं जो कि हमें किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्सप्लोजर से मिलती है। फ़र्ज़ करें कि हमें जो है वो मीज़ल्स यानी हमें जो है वो मीज़ल्स हो जाती है, और मीज़ल्स होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर उस मीज़ल्स इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ जो है इम्यूनिटी कायम हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं कि ये इम्यूनिटी जो है वो हमें एडॉप्ट हुई किससे, फॉरेन पार्टिकल से। Dendritic cells are present in those tissues that are in contact with the external environment such as skin, Langerhans cells and the inner lining of the nose, lung, stomach and intestine. अब यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहे हैं कि जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं ये उस टिश्यूज़ में मौजूद होते हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कंटेक्ट में होते हैं। जैसे कि हमारे पास स्किन हो गई जिसको हम लैंगरहैंस सेल कहते हैं, हमारे जो है इनर लाइनिंग ऑफ नोज़ हो गई, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया और हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन। बेसिकली डेंड्राइटिक सेल हमारे वो सेल्स होते हैं या ये उस टिश्यूज़ के अंदर पाए जाते हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में होते हैं, जो कि हमारे पास ये जितने भी हैं इनके अंदर होते हैं। Once activated, they migrate to the lymph nodes where they interact with T cell and B cell to initiate and shape the adaptive immune response. जब ये एक्टिवेट हो जाते हैं तो ये लिम्फ नोड के अंदर माइग्रेट कर देते हैं जहाँ ये T सेल और B सेल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, और फिर ये क्या करते हैं कि जो एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स होती हैं इसको क्या कर देते हैं कि इसकी शेप को क्या कर देते हैं, इनिशिएट करते हैं यानी तेज़ करा देते हैं। ये जितने भी हैं हमारे पास ये हमारी जो है वो डेंड्राइटिक सेल है और ये हमारे पास बहुत अहम है। इसके अलावा सम टाइम हमारे पास आती है कि मैक्रोफेज को भी हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल कहते हैं, लेकिन इस डेंड्राइटिक और मैक्रोफेज के अंदर बहुत डिफरेंस बिटवीन है, उसको हम अलग वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। ये है हमारे पास डेंड्राइटिक सेल, याद देख सकते हैं डेंड्राइटिक सेल हमारे पास इस तरह के होते हैं। और हमें याद रहे कि हमारा जो डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं इसको हम डेंड्राइट कहते हैं, लेकिन इसके जो है वो हमारे नर्वस सिस्टम से कुछ लेन देन नहीं होता, लेकिन हम इसको जो है हमारे जो क्या कहते हैं डेंड्राइट्स होते हैं ये उसकी तरह से हमारे नर्वस सिस्टम के जो डेंड्राइट्स होते हैं ये उस शेप के दिखाई देते हैं, लेकिन इनकी जो है वो नर्वस सिस्टम से कोई लेन देन नहीं होती।
अब हमारे पास आती है ओवरव्यू ऑफ द इम्यून सिस्टम। द इम्यून सिस्टम इज कंपोज ऑफ टू मेजर सब डिवीजन, इनेट और नॉन स्पेसिफिक, एडॉप्टिव और स्पेसिफिक। हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो दो सिस्टम पर कंपोज होता है, जो कि हमारे पास टू मेजर सब डिवीजन होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है इनेट और नॉन स्पेसिफिक। मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास जो इनेट होती है ये हमें बाय बर्थ मिलती है, और इसको हम नॉन स्पेसिफिक कहते हैं, यानी इसकी जो रिस्पॉन्स होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है, और ये हमारे पास इंटीजन इंडिपेंडेंट होती है। बेसिकली इसका मिसाल ये है कि हमारी बॉडी के फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में अगर कोई पैथोजेंस या फॉरेन पार्टिकल आता है तो हमारा जो इनेट इम्यूनिटी है उसको जो है वो, अगर कोई पैथोजेंस 10 मरतबा आता है तो ये क्या करते हैं कि उसको 10 मरतबा अलग अलग तरीक़ों से किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं, लेकिन उसके ख़िलाफ़ जो है वो इम्यूनिटी नहीं बनाते। जबकि अगर हम एडॉप्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं और स्पेसिफिक, तो इसकी रिस्पॉन्स हमारे पास स्पेसिफिक होती है। फ़र्ज़ करें कि एक फॉरेन पार्टिकल्स हमारे सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज़म्स से होकर थर्ड लाइन में आ जाता है, तो इसमें क्या होते हैं कि हमारा थर्ड लाइन जो होते हैं उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बनाना शुरू कर देती हैं, यानी उसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती हैं। तो ये क्या करती हैं, अगर वो फॉरेन पार्टिकल्स जो है वो दोबारा अगर हमारी बॉडी में आती हैं तो उसके ख़िलाफ़ दोबारा इम्यूनिटी बरकरार रखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पहले से उसके ख़िलाफ़ जो है वो इम्यूनिटी या एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, और हमारे जो मेमोरी सेल्स होते हैं उसने जो है वो उसको रिकग्नाइज़ यानी उसकी शनाख्त की हुई होती है। फिर हम बात करते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम। इन्नेट इम्यून सिस्टम इज़ आवर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर कहा कि जो हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम है ये हमारे पास फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म है अगेंस्ट किसके, फॉरेन पार्टिकल्स के। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम एक्ट एज अ सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड आल्सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट री एक्सपोजर ऑफ द सेम पैथोजन। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम हमारा जो होता है वो सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म में भी आती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं कि हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं, यानी अगर किसी भी कोई पार्टिकल्स हमारी बॉडी में एक बार आ चुका हुआ होता है और वो अगर दोबारा आता है तो मैंने पहले ही कहा कि उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एक बार आ चुका है और उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, इसलिए इसके ख़िलाफ़ जो है दोबारा एंटीबॉडीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम बात करते हैं कि ईच ऑफ द मेजर सब डिवीज़न ऑफ द इम्यून सिस्टम हैज़ बोथ। अब यहाँ पर हमारे पास जैसे कि मैंने कहा कि सेल इमीडिएट इम्यूनिटी जिसको हम सेलुलर भी कहते हैं, और एक हमारे पास आती है ह्यूमरल इम्यूनिटी, इसको हम डिफ़ाइन करने वाले हैं। इन्नेट इम्यून सिस्टम ऑल्सो हैज़ एनाटॉमिकल फीचर्स दैट फंक्शन एज बैरियर टू इन्फेक्शन। जो हमारा इन्नेट इम्यून सिस्टम है ये हम इसके अंदर जो होते हैं एनाटॉमिकल फीचर्स होते हैं जिसका मेन फंक्शन हमारे पास बैरियर होती है, यानी बैरियर का मतलब हमारे पास यहाँ आती है कि रुकावट। अगर कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आना चाहता है तो हमारा जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है उसको ये क्या करती हैं कि उस इन्फेक्शन या फॉरेन पार्टिकल्स को जो है वो हमारी बॉडी के अंदर आने नहीं देती। इन्नेट इन एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम बोथ फंक्शंस टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्वेडिंग ऑर्गेनिज्म। इन्नेट और एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो दोनों के फंक्शंस हमारे पास एक है, ये दोनों क्या करते हैं कि हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं किसके ख़िलाफ़, अगर कोई ऐसा पार्टिकल्स आता है और वो हमारी बॉडी को जो है वो इन्फेक्शियस कोज करता है, तो ये इन्नेट और एडॉप्टिव इम्यूनिटी क्या करते हैं कि उसके ख़िलाफ़ हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती है। डिफ़र इन अ नंबर ऑफ वे, लेकिन ये एक दूसरे से जो है वो डिफरेंट होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं इनके जैसे कि हमारे पास इन्नेट इम्यून सिस्टम है, इसके बैरियर होते हैं जो कि हमारे पास नोज़ हो गया, इसके अलावा सलाइवा हो गया, म्यूकस हो गया, स्टमक हो गया। इसके अंदर हमारे पास अगर हम इसकी केमिकल की बात करते हैं तो आइस में हमारे पास जो है वो टेयर्स हो गया, स्टमक में HCl हो गए, इसके अलावा माउथ में सलाइवा हो गया, स्किन के अंदर स्वीट जिसको हम पसीना कहते हैं। तो अलग अलग तरीके होते हैं। एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम रिक्वायर्ड सम टाइम टू रिएक्ट टू एन ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर हमारे पास क्या करते हैं कि जो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है ये कुछ टाइम लेते हैं, यानी इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल्स फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं तो ये उसको किल एंड डिस्ट्रॉय करने में थोड़ा वक्त लेता है, क्योंकि ये उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बरकरार रखता है, उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बनाता है, इसको फिर फर्दर
बी लिम्फोसाइट के पास लेके जाता है ताकि आप इसको रिकग्नाइज़ करें, ताकि ये पार्टिकल अगर दोबारा आए तो हम इसको जो है इसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाने की ज़रूरत ना पड़े। जबकि अगर हम बात करते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम के, तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या करती है, कॉन्स्टिट्यूटली प्रेजेंट एंड रेडी टू बी मोबिलाइज अपॉन इन्फेक्शन। इन्नेट इम्यूनिटी में हमारे पास क्या होती है कि जब भी हमारी बॉडी में जैसे ही कोई पार्टिकल आता है तो इन्नेट इम्यूनिटी उसको जो है वो डायरेक्टली किल एंड डिस्ट्रॉय करती है। इन्नेट इम्यूनिटी कोई इसके अंदर जो होती है वो टाइम वगैरह वेस्ट नहीं करती। इसलिए हम कहते हैं कि इसकी इन्नेट इम्यून सिस्टम की जो रिस्पॉन्स होती है वो हमारे पास नॉन स्पेसिफिक होती है, जबकि एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम की अगर हम रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो हमारे पास स्पेसिफिक होती है, क्योंकि हमारा एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम जो है इसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाता है। लेकिन इन्नेट इम्यून सिस्टम क्या करते हैं कि इसके खिलाफ कोई इम्यूनिटी, कोई जो है वो एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं बनाते। अगर मैंने पहले ही कहा कि हमारी बॉडी के अंदर इन्नेट इम्यून सिस्टम में अगर कोई एंटीजन 10 मरतबा आता है तो ये इन्नेट इम्यून सिस्टम क्या करती हैं कि उसको 10 अलग अलग तरीक़ों से किल एंड डिस्ट्रॉय करती है। जबकि मैं अगर एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम की बात करता हूँ तो ये एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम क्या करती हैं कि एक बार एक्सप्लोजर हो गई तो ये उसके खिलाफ इम्यूनिटी कायम कर देती है, एंटीबॉडीज़। अगर वो पार्टिकल दोबारा आते हैं तो उसके खिलाफ जो है वो दोबारा इम्यूनिटी कायम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये क्या करते हैं कि पहले से एंटीबॉडीज़ तैयार बैठे हैं और ये जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर री एक्सपोजर करता है तो ये उसको किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं। फ़र्ज़ करें हम मीज़ल्स की बात लेते हैं कि मीज़ल्स हमारी अगर किसी बच्चे को एक मरतबा जो है वो मीज़ल्स यानी खसरा हो जाती है तो दोबारा नहीं होती, क्योंकि उसके ख़िलाफ़ जो है वो इम्यूनिटी बन जाती है। तो इसलिए हम इसमें जो है वो डिफरेंस बिटवीन करते हैं। एडॉप्टिव इम्यून इज़ एंटीजन स्पेसिफिक। पहले ही कहा कि हमारा जो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है ये एंटीजन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि इसको इम्यूनिटी बनानी पड़ती है। इन्नेट सिस्टम इज़ नॉट एंटीजन स्पेसिफिक एंड इक्वली वेल टू अ वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। और हमारा जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है ये एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होता। एडॉप्टिव डेमोन्स्ट्रेट इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी। अब ये क्या करती हैं कि जो एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम है यानी ये उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है और अपनी मेमोरी में कायम रखती है, जबकि इन्नेट इम्यून सिस्टम क्या करती हैं कि डज नॉट डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, यानी उसके खिलाफ कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनाती, जस्ट आती है उसको किल एंड डिस्ट्रॉय कर देती हैं और ना ही अपनी मेमोरी में इसको जो है वो बिठाती है। अब हमारे पास आती है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्नेट एंड एडॉप्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास क्या है। एंटीजन इंडिपेंडेंट। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं इन्नेट इम्यून सिस्टम की, बेसिकली हम सबसे पहले बात करेंगे किसकी, इन्नेट इम्यून सिस्टम की बात करेंगे। जो हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी है ये एंटीजन इंडिपेंडेंट होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब कि आज़ाद होती है, इसके अंदर कोई एंटीजन स्पेसिफिक नहीं होता। आते हैं एंटीजन, इसको डायरेक्ट किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं, दोबारा आते हैं दोबारा किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी 10 अलग अलग मरतबा से अगर कोई भी एंटीजन आता है तो इसको 10 अलग अलग तरीक़ों से जो है वो किल एंड डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। नो टाइम लेग, यानी जैसे ही कोई पार्टिकल्स आता है इसको डायरेक्टली किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं, टाइम नहीं लेते। नॉन इंटीजन स्पेसिफिक, यानी इसको जो है वो कोई इंटीजन के साथ कोई लेन देन नहीं होता। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारे पास इंटीजन और पैथोजन में क्या फ़र्क होते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे जो होते हैं ये इंटीजन को भी फ़ॉरेन पार्टिकल समझ रहे होते हैं और पैथोजन्स को भी फ़ॉरेन पार्टिकल्स होते हैं, बेसिकली दोनों ही सही है। लेकिन अगर हम इस इंटीजन की बात करते हैं तो इंटीजन हमारे पास, हम बात करते हैं पैथोजेंस के बारे में। पैथोजेंस के ऊपर जो होते हैं हमारे पास, ये अगर मिसाल के तौर पर मैं दे दूं कि ये हमारे पास एक पैथोजेंस है, इस पैथोजेंस के ऊपर छोटे छोटे इंटीजन होते हैं। अब इन छोटे छोटे इंटीजन्स का काम क्या होते हैं, जो हमें हमारी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन कोज होती हैं वो इसी इंटीजन की वजह से होती हैं। पैथोजेंस का काम सिर्फ मोमेंट करना होता है कि ये उसको लेके जा रही होती है, जबकि जो इन्फेक्शन कोज करने वाले होते हैं ये हमारे पास इंटीजन ही होते हैं। अब इंटीजन हमारे पास हम किसको कहते हैं कि ये हम कहेंगे कि हमारे पास ये इंटीजन नॉन स्पेसिफिक क्यों है। अगर हम एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम के, चलो मैं इसको जो है आपको इस यहाँ पर जो है एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम में समझा दूंगा। बेसिकली आप इसको जो अपनी जहन में इतना बिठा दें कि जो हमारा इन्नेट इम्यूनिटी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है और इसके अंदर कोई एंटीबॉडीज़ वगैरह नहीं बन रहे होते। अब बात करेंगे हमारे पास एडॉप्टिव इम्यूनिटी की। एंटीजन इंडिपेंडेंट, यानी अगर इनको जो है एडॉप्टिव इम्यूनिटी को जो है या एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम को जो है एंटीजन चाहिए होता है, क्योंकि ये क्या करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बनाते हैं, इसको फर्दर बी लिम्फोसाइट के पास लेके जाते हैं और इनको कहते हैं कि आप इसको जो है वो पहचानिए, उसके ख़िलाफ़ इम्यूनिटी बरकरार कीजिए और इसको जो है इसके ख़िलाफ़
एंटीबॉडीज़ तैयार कीजिए। अलेग टाइम, मैंने पहले ही कहा कि हमारे पास आते हैं, ये टाइम लेते हैं क्योंकि इसके खिलाफ इम्यूनिटी बनानी पड़ती है। अब यहाँ पर हमारे पास बात आती है कि ये एंटीजन स्पेसिफिक क्यों होते हैं। एंटीजन स्पेसिफिक इसलिए होते हैं कि जब भी हमें कोई बीमारी पहचाननी होती है, हमारी इम्यून सिस्टम को अगर कोई भी पैथोजन पहचानना होता है तो वो हम इस एंटीजन से पहचानते हैं, जो कि पैथोजेंस के सरफेस पर होते हैं, और इसको हम फिंगरप्रिंट भी कहते हैं। यानी किसी भी पैथोजेंस की अगर फिंगरप्रिंट हमें जाननी होती है, जैसे कि अगर हम अपनी शनाख्ती कार्ड पर जो है वो अपनी थंब लगाते हैं तो हमारी शनाख्त जो होती है वो हमारे थंब से होती है। इसी तरह से जो पैथोजेंस की शनाख्त होती है वो उसकी एंटीजन से होती है, तो इसको हम जो है वो फिंगरप्रिंट ऑफ पैथोजेंस कहते हैं। और हमारे पास जो है वो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, यानी एक तो ये क्या करती हैं कि उसके खिलाफ मेमोरी डेवलप करती हैं, और दूसरी क्या करती हैं कि इम्यूनिटी बनानी पड़ती है, यानी एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाने पड़ते हैं। अब ये देख सकते हैं, अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास ये जितनी भी है ये हमारे पास इन्नेट इम्यूनिटी है। इसके अंदर एपिथेलियल बैरियर्स आते हैं, पेगोसाइट आते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन वगैरह नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि क्या कह रहे हैं कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई पार्टिकल्स आते हैं तो 6 to 12 आवर्स के अंदर ये उसको जो है वो किल एंड डिस्ट्रॉय करते हैं, या 6 to 12 आवर्स के अंदर हमारा जो इन्नेट इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जबकि आप देख सकते हैं हमारी एडॉप्टिव इम्यूनिटी को, तो एडॉप्टिव इम्यूनिटी के अंदर बी लिम्फोसाइट हो गया, एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं, टी लिम्फोसाइट इफेक्टर टी सेल बन जाते हैं। तो ये क्या करते हैं कि टाइम लेते हैं, 1 to 5 डेज इसके अंदर टाइम लेते हैं। नीचे क्या कह रही है, इन्नेट इम्यूनिटी ऑलवेज प्रेजेंट रेडी टू अटैक मैनी पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैव इवॉल्व टू रेजिस्ट इन्नेट इम्यूनिटी। अब ये क्या करती हैं कि इन्नेट इम्यूनिटी हमेशा जो है वो तैयार रहती है किसी भी पार्टिकल्स को किल एंड डिस्ट्रॉय करने के लिए। जबकि एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट बाय एक्सपोजर टू माइक्रोब मोर प्रोटीन। अब ये क्या करती हैं कि जो हमारे इम्यूनिटी होती है वो जो है वो एक्सपोजर टू माइक्रोब से जो है वो स्टिमुलेट, यानी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एक्टिवेट होना शुरू हो रही होती है। Non-specific defense mechanism. There are 5 main non-specific defense mechanism: defense at body surface, phagocytosis, natural antimicrobial substance, the inflammatory response, immunological surveillance। अब ये जितने भी हमारे पास ये है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हमारे पास नॉन स्पेसिफिक डिफेंस हैं, जिसमें हमारे पास डिफेंस एट बॉडी सरफेस, जिसमें हमारे पास बैरियर्स वगैरह एपिथेलियल सेल्स आते हैं, पेगोसाइट हो गए जिसको हम इन्फ्लामेशन कहते हैं, फिर हमारे पास नेचुरल एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस वगैरह हो गई, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स वगैरह हो गई, जैसे कि हमारे पास इन्फ्लामेशन हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास पेगोसाइट वगैरह यानी जो है वो किसी भी सेल को जो है वो किल एंड डिस्ट्रॉय करना। अब यहाँ पर हमारे पास पेगोसाइट कहाँ हो रहे होते हैं, जब भी हमारी बॉडी के अंदर यानी फर्स्ट लाइन डिफेंस मैकेनिज्म में, जैसे कि हमने नोस की बात की जिसके अंदर जो है वो म्यूकस होते हैं, ये पैथोजेंस को जो है वो ट्रैप कर रहे होते हैं। सलाइवा के म्यूकस के अंदर सलाइवा होती है, इसी तरह से हमारे स्किन के ऊपर जो है वो स्वीट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, पेगोसाइट किल एंड डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। इन्फ्लामेशन के ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, ये भी बहुत लंबा प्रोसेस है, जो कि हमारा सेकेंड लाइन जब हमारी बॉडी से फर्स्ट लाइन से जो है वो सेकेंड लाइन में आती है तो इन्फ्लामेशन कोज हो जाती है। और इस इन्फ्लामेशन का बेसिकली पर्पस ये होता है कि ये थर्ड लाइन डिफेंस मैकेनिज्म को एक्टिवेट करती है। और हमारे पास आती है इम्यूनोलॉजिकल सर्विलेंस। अब ये देख सकते हैं इन्नेट एंड एडॉप्टिव डिफेंस, जबकि हमारे पास इसमें जो है वो क्या डिफरेंस दी गई है। इन्नेट डिफेंस में क्या दी गई है कि स्किन, जिसमें हमारे पास स्किन हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया। इंटरनल डिफेंस में हमारे पास पेगोसाइट हो गया, फीवर हो गई। इनके फीवर क्यों होती है, फीवर इसलिए होती है कि ताकि टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, और टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या होती है कि जो पार्टिकल्स अंदर होते हैं उनकी ग्रोथ इनहिबिट यानी कम हो जाती है। एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन, जिस तरह से हमने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की बात की, और इन्फ्लामेशन। और अब अगर एडॉप्टिव की बात करते हैं जिसमें हमारे पास ह्यूमरल इम्यूनिटी आती है और सेलुलर इम्यूनिटी आती है, इनको अभी हम आगे डिफाइन करने वाले हैं। Anatomical barriers to infection, mechanical factor act as our first line defense against invading organism. The epithelial surface form a physical barrier जो कि हमारे स्किन के ऊपर होती है, impermeable to most infectious agent। अब ये क्या करते हैं कि जितने भी पार्टिकल्स वगैरह होते हैं उसको हमारी बॉडी के अंदर जाने से ये क्या करती हैं कि रोकती है। ये देख सकते हैं, ये हमारे पास एपिथेलियल की आपको जो है वो एनाटॉमी बता रहे हैं। ये movement due to cilia or peristalsis help to keep air passage and the gastrointestinal tract free from microbes। अब हमारी जो
एयर पैसेज है, इसके अंदर क्या होती हैं कि सीलिया होती है और उसके अंदर पेरिस्टाल्सिस यानी वेव लाइक मोमेंट हो रही होती है। अब जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो इस एयर के अंदर जो होते हैं वो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह होते हैं और ये सीलिया क्या करती हैं कि उस डस्ट पार्टिकल को ये ट्रैप करती हैं और जब ये इसको ट्रैप करती हैं तो जब हमें खांसी हो जाती है या हमें जो है वो मतलब खांसी हो जाती है तो उस खांसी के ज़रिए हम उस डस्ट पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल्स को हम क्या कर देते हैं कि अपने जो एयर पैसेज है वहाँ से इसको एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। फ्लैशिंग एक्शन ऑफ टेयर्स एंड सलाइवा हेल्प प्रिवेंट इन्फेक्शंस ऑफ द आई एंड माउथ। अब हमने कहा कि हमारे माउथ के अंदर सलाइवा होती हैं और हमारे जो है वो आंखों के अंदर टेयर्स होते हैं जिसके अंदर हमारे पास एंजाइम लाइजोजाइम होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि हमारी आई के अंदर जो इन्फेक्शन होती हैं, अब ये टेयर्स क्या करते हैं कि उस इन्फेक्शन से हमारी आंख की जो है वो प्रिवेंशन और प्रोटेक्शन कराती हैं और सलाइवा यानी माउथ के अंदर कोई बैक्टीरिया वगैरह चली जाती हैं तो हमारी सलाइवा उसकी हमारी माउथ की प्रोटेक्शन कर रही होती है। द ट्रैपिंग एक्शन ऑफ म्यूकस प्रोटेक्ट द लंग्स। अब ये हमारा जो म्यूकस होता है जिससे कि हमने बात की तो ये क्या करती हैं कि हमारी लंग्स की क्या करती हैं कि प्रोटेक्शन कर रही होती है। फैटी एसिड स्वीट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। अब यहाँ पर हमारे पास फैटी एसिड हो गई जिसको हम स्वीट इनहिबिट करते हैं, यानी हमारी जो स्किन होती है इसके ऊपर अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स होती हैं तो ये स्वीट क्या करती हैं कि उसको जो है वो उस पार्टिकल्स की ग्रोथ को ये इनहिबिट कराती है यानी स्लो करा देती है या उसको किल एंड डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसके अलावा अगर हम स्वीट की पीएच की बात करते हैं तो स्वीट की पीएच भी हमारे पास एसिडिक होती है। लाइजोजाइम एंड फोस्फोलाइपेज फाउंड इन टेयर सलाइवा एंड नेजल सिक्रेशन कैन ब्रेक डाउन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड डिस्टेबलाइज बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। अब हमारे जो सलाइवा और नेज़ल के अंदर जो सिक्रेशन होती है उसके अंदर लाइजोजाइम और फोस्फोलाइपेज होते हैं जो बैक्टीरिया के सेल वॉल को ब्रेक डाउन कर देते हैं या बैक्टीरियल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसको डिस्टेबलाइज कर देती है यानी डिसेबल करा देती है। लो पीएच ऑफ स्वीट एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने आपको जो है वो इस फर्स्ट लाइन में कहा कि हमारे जो स्वीट की जो पीएच होती हैं वो बहुत एसिडिक होती है, इसलिए क्या करते हैं कि लो पीएच ऑफ स्वीट एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन। स्टमक के अंदर तो वैसे ही पीएच जो होता है 1 से लेकर 1.5 से लेकर 3 होती है, लेकिन स्वीट भी हमारे पास एसिडिक होती है, इसलिए ये क्या करती हैं कि जो बैक्टीरियल ग्रोथ हो रही होती है उसको जो है ये इनहिबिट कराती है या उससे हमारी बॉडी की क्या करती है प्रोटेक्शन करा रही होती है। बायोलॉजिकल फैक्टर द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द स्किन एंड द जीआई ट्रैक्ट कैन प्रिवेंट द कोलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल फ्लोरा की बात करते हैं तो बेसिकली नॉर्मल फ्लोरा हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया की जो है वो कोलोनाइजेशन होती है जो हमारी बॉडी को कोई हार्म वगैरह नहीं पहुंचाती, लेकिन हमारी बॉडी की क्या करती है प्रोटेक्शन करती है। अब यहाँ क्या करते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा हमारे स्किन के ऊपर और इसके अलावा हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर होती हैं ये कोलोनाइजेशन बनाती है और हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होती हैं उसको किल एंड डिस्ट्रॉय करती हैं या उसको जो है वो हमारी बॉडी से प्रिवेंशन देती हैं या हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन कर रही होती है। अब हम बात करते हैं हमारे पास सेकेंड लाइन डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए आज के लिए जो है वो इतने ही काफ़ी हैं, क्योंकि बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ज़्यादा समझ जो है वो नहीं आता, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि कम से कम वीडियो बनाएं और जो है वो अच्छे से अच्छा बच्चों को जो है वो समझ आए। इसके अलावा जितने भी बच्चे हमारे पास जो है वो है और वो हमसे पढ़ रहे हैं तो जिस बच्चों को किसी भी यूनिट में अगर परेशानी होती है तो वो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा जो है वो हम हमारे फाइनल टर्म के जितने भी यूनिट्स वगैरह है हम उसको भी कवर करेंगे और इंशाल्लाह जो है वो जल्द से जल्द हम ये सब कवर करेंगे, क्योंकि बच्चों को जो है वो बहुत मुश्किलात वगैरह होती हैं और चंद बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जो है वो समझ नहीं आ रही होती, तो ज़रूर कमेंट में वो बता दीजिएगा कि आपको जो है वो किस तरह से पढ़ाया जाए। इसके अलावा जो है वो हमारी पढ़ाई के ऊपर भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा कि आपको जो है वो हम किस तरह से पढ़ाएं। तो उम्मीद है आपको जो है वो हमारा पढ़ाना ज़रूर अच्छा लगा होगा और दुआओं में ज़रूर याद करना। अल्लाह हाफिज़।